स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुकाबला में आज बात पसमानदा मुसलमानों की। क्या मोदी सरकार पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के हक में कोई बड़ा फैसला करने वाली है? प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि देश का अधिकांश मुसलमान पसमानदा है। भोपाल में भी उन्होंने ये बात दोहराई। इसे लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। ट्वीट में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग कर डाली। मायावती किसके हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती हैं ये तो पता नहीं, लेकिन ये डिमांड दलितों पिछड़ों में चिंता की वजह हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि मोदी पसमानदा मुसलमानों को लेकर गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या वो 2024 के पहले इनके लिए कुछ करने वाले हैं? करेंगे इसी पर बात। पहले एक रिपोर्ट देखिए। पिछड़े मुसलमानों को लेकर देश में बड़ी बहस शुरू है। इस बहस में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई। मायावती अब पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण की डिमांड कर रही हैं। मायावती का ताजा ट्वीट देखिए। पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं। यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। अतः ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनके सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करके और बैकलॉग की भर्ती को पूरी करके ये साबित करना चाहिए कि वे इन मामलों में अन्य पार्टियों से अलग हैं। प्रधानमंत्री के जिस बयान का जिक्र मायावती कर रही थी, भोपाल के उस भाषण को भी फिर से सुनने की जरूरत है। एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। मायावती आरक्षण खेलती रहती हैं, लेकिन ये देश की बड़ी सच्चाई है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली जमात ने उनके भीतर की जाति व्यवस्था को एड्रेस नहीं किया। अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि पसमानदा मुसलमान कौन हैं, और ये सच्चाई है कि मोदी पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। आइए एक बार जानिए पसमानदा हैं कौन। पसमानदा मुस्लिम समाज का दलित पिछड़ा तबका है। इनकी जनसंख्या मुस्लिमों की कुल आबादी का 80% है। पसमानदा का दर्द यह है कि उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया, और पसमानदा की मांग है कि जाति के आधार पर उन्हें भी आरक्षण मिले। 2024 के चुनाव से पहले मोदी सैयद, मुगल, पठान और शेख जातियों से दबी इन पसमानदा कौम के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या मोदी की यह कोशिश मुसलमानों के बीच मकबूलियत पाएगी? पसमानदा मुसलमान 2024 में किसका साथ देंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, परवेज हनीफ, प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम महज। इसके साथ ही साथ हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहेंगे, और शाहिद अली वकील के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। मायावती आपकी टेस्ट पिच पर 2020 खेलने के लिए आमदा हो गई हैं। ऐसा तो नहीं उनके इस मूव से आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? देखिए प्राची जी, आज सवाल उठता है कि पहली बार इस देश में 70 वर्ष के बाद अगर पसमानदा समाज की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हो रही है, और काम भी हो रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि भेजते हैं, शौचालय भेजते हैं, उज्ज्वला योजना भेजते हैं, घर से आवास बनाते हैं, या गरीबों के लिए राशन भेजते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है 55 से 60% तो वो ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा मुसलमान समाज का ही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता
देता हूं, 70% ड्रॉप आउट रेट था मुस्लिम बच्चियों का, आज वो घटकर 9 वर्षों में 40% हो चुका है। तो क्या इसमें पसमानदा समाज का भला हुआ या नहीं हुआ? जो 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप यूपीए 2 के जमाने में दी जाती थी, उसको 20 लाख से बढ़ाकर 3.14 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई। जो माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट रखा गया था 3,500 करोड़, वो लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर गया। जो एएमयू यूनिवर्सिटी को ये छाती पर लगाते हैं, वो 670 करोड़ मिलते था 2012, 13, 14 में, आज उसको 1200 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो क्या ये पसमानदा समाज की भलाई के लिए कदम उठाए गए? नहीं उठाए गए। परंतु कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है? कांग्रेस पार्टी ने केवल धोखा और दंगा दिया है। जिन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, अहमदाबाद, जलगांव, नेल्ली, ये सारे दंगे दिए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग जो मारे गए वो पसमानदा समाज से ही थे। आज ऐसे दंगा कराने वाले और मुस्लिमों को पिछड़ा रखने वाले लोग, इनको तो कतई अधिकार नहीं है कि वो बात करें। मैं एक और आंकड़ा बताता हूं, गुजरात में ये लोग बड़ा प्रोपेगेंडा चलाते थे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। आपको पता है मुसलमानों की वहां पर जनसंख्या लगभग 9-10% है। गुजरात राज्य में पीएसयू में उनकी जो हिस्सेदारी है वो 9 से 10% है। पश्चिम बंगाल जो सेकुलरिज्म का सूरमा माना जाता है, वहां पर 25% आबादी है और उनकी जनसंख्या के हिसाब से केवल 1% हिस्सेदारी उनकी पीएसयू की जॉब्स में है। तो बताइए कि सेकुलरिज्म के जो तथाकथित सूरमा है वो बताए। और मैं आपको और एक बात बताता हूं, इन्होंने केवल याकूब और अफजल गुरु जैसे लोगों की पैरवी की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने क्या किया इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन शहजाद जी मेरा सवाल रखा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के मेरा जो सवाल है आपसे वो मायावती जी के ट्वीट को लेकर है। वो ये कह रही है कि अच्छी बात है, आपको 80% उन मुसलमानों की याद आ गई जो पिछड़े हुए हैं, जिनको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया, जिनकी हालत बहुत खराब है, तो लाइए आरक्षण उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि बहन मायावती जी को इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि बाबा साहब आंबेडकर जी की जो परिकल्पना है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आज बहन मायावती जी यदि आंबेडकर जी के खिलाफ जाना चाहती है, मान्यवर कांशीराम जी के खिलाफ जाना चाहती है, तो वो उनकी मर्जी है। परंतु हां, बिना आरक्षण के भी किस प्रकार से हिस्सेदारी दी जाती है, इसका मैंने आपको विस्तृत ढंग से आंकड़ों के साथ बताया। और एक और बात बता दूं, ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें तो धर्म नहीं देखा जाता, जो पिछड़ा है उसको हिस्सा मिलेगा। और मैं यही कह रहा हूं ना कि कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के अलावा देखा ही नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी जी वो एक लौते व्यक्ति है जिन्होंने उनकी एक और सवाल पूछूंगी मैं शहजाद आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, क्या कोई एक ऐसी भी योजना है जो आपने स्पेशली पसमानदा मुसलमानों के लिए चलाई हो? क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं और सबको इसमें लाभ मिल रहा है, सब इसमें लाभार्थी हैं जिनको जरूरत है। तो क्या कुछ स्पेसिफिक योजना है, स्पेसिफिक आपकी आगे चलकर प्लानिंग है? एक वाक्य, हाँ, इसका एक वाक्य मैं देता हूं जी। यही तो विकृत सोच है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, अलग से कुछ होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो भी योजना हो उसमें तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण या तृप्तिकरण हो तो सभी को भला मिले। मैं पर आपको एक उदाहरण देता हूं, नुमाइंदगी के रूप में आज हमने जम्मू कश्मीर से स्पेसिफिक जिक्र भी तो आप कर रहे हैं ना पसमानदा का। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति को उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि केवल वोट बैंक के रूप में कैसे देखा गया, तो उनके साथ क्या हुआ और आज जब उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है उसका उदाहरण दे। एक वाक्य केवल देने दीजिए। पसमानदा समाज की चिंता किस हद तक है कि जो जम्मू कश्मीर का गुजर समाज है, उस गुजर समाज के गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में किसी ने भेजा तो वो हमने भेजा। यहां पर जो सेकुलरिज्म के बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं पिछले 30 वर्षों से, अगर जम्मू कश्मीर को हटा दे तो एक नाम बताए जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया मुसलमान को, एक नाम बताए जो पार्टियों में अपने अपने अध्यक्ष बनाने को तैयार है मुसलमान को, आरजेडी, एनसीपी, एसपी। एक सेकंड रुक जाइए शहजाद प्लीज। अगर मौजूदा सरकार पसमानदा मुसलमानों के बेहतरी की बात कर रही है तो आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए कि चलिए कोई तो सरकार है जो ऐसे वर्ग के बारे में सोच रही है जिसे वाकई में जरूरत है। देखिए प्राची जी, एक बात समझिए, मैं तो स्वागत करता ही हूं और स्वागत करूंगा ही। कम से कम ये सोचे तो, ये सोचते भी तो नहीं है। मुसीबत ये है ये सिर्फ कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू भाइयों के हैं, ना ये मुसलमान के हैं और किसी के भी नहीं है। और एक बात और आपको स्पष्ट और कर दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा शब्द कुछ नहीं है।
मुस्लिम में सब एक जैसे हैं, यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक मंशा है कि अभी तक तो हिंदू और मुसलमानों में ध्रुवीकरण किया, अब ये मुसलमानों में ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये है कि घर में दरार पैदा कर दो, पड़ोसी से के बीच में दरार पैदा करवा दो, एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करवा दो। और अब इन्होंने क्या कोशिश की है कि मुसलमान के अंदर अपने आप में उनमें दरार पैदा करो। एक बात आपको बता दूं, वाकई में अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं, माननीय मोदी जी से मेरा आग्रह है कि किया तो आपने कुछ नहीं है, आज तक सिर्फ ख्वाब दिखाया है। आपने अपने पार्टी में लोगों को टिकट तक नहीं दिया है, हिस्सेदारी नहीं दी है, जो संविधान में जो हक है कि कम से कम हर समाज के तबके को, हर समाज के लोगों को कम से कम। तो अजीज खान जी, एक सेकंड, आपने दो बातें कही, इन दो बातों का जवाब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक दीजिएगा मुझे। आपने कहा एक सेकंड अजीज खान जी, आपने कहा कि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 80% ऐसे मुसलमान हैं जिनको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया, या जो अभी भी सामाजिक वर्ग के लिहाज से देखें तो काफी पिछड़े हुए हैं, अगर ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसमें दरार जैसी बात कहां से आई अजीज खान जी? देखिए प्राची जी, एक बात आप जान लो, सच तो यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही कहीं ना कहीं अपने आप में गरीबी का मार झेल रही है। ये दलितों से बदतर इसकी स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी की। और अगर वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं ये करें, लेकिन 10 साल हो गया, 9.5 साल हो गया इनको शासन करते हुए, मुसलमानों के लिए क्या किया? अजीज खान जी की दरार कैसे नजदीक आया है तो ये बड़े बड़े राग अलाप रहे। एक सेकंड सर, अगर पसमानदा मुसलमान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये दरार लाने वाली बात कैसे होगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे बस। जी देखिए, एक बात प्राची जी है, देखिए करने वाले कहते नहीं है। अगर इनको वाकई में करना था तो 9 साल का कार्यकाल हुआ, मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया? हाँ, ये किया, मॉब लिंचिंग कराई, तमाम तरीके के दंगे फसाद कराए, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया, जलील किया। आज मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवाया। उन्होंने क्या किया आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही सर, आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये दरार लाने जैसा क्या है। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें मुसलमान कम्युनिटी में दरार कैसे आ जाएगी? सर आप ये समझाने में थोड़े से नाकामयाब हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप समझा दीजिएगा, मुझे समझा दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमान भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सर मैंने भरपूर टाइम दिया आपको, इंतजार किया मैंने कि शायद मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। मेरे साथ वारिस पठान भी हैं। वारिस पठान जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें वो नहीं मिल पाई हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए थी, तो इसमें गलत क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्राची जी, मोदी जी गए यूएस में, वहाँ पर उनको सवाल किया गया पत्रकार के ज़रिए कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सवाल पूछा गया उनको। बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू के अंदर कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एथनिक माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है और जो माइनॉरिटी मुसलमान है उनकी हालत खस्ता है, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि मोदी जी हिंदुस्तान में आते ही नड्डा जी को पूछे क्या चल रहा है, उन्होंने कहा सब गड़बड़ चल रहा है, तो सीधा मोदी जी खड़े हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, एक स्पीच दे दिया। वहाँ उनको सब याद आ गए, ट्रिपल तलाक याद आ गए, हमारे मुसलमान बहनों की बात याद आ गई, पासमानदा मुसलमान उनको याद आ गए, उनको यूसीसी याद आ गया। अब मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी, आपको पासमानदा मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो उनका तो जो आरक्षण था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। पासमानदा मुसलमान जुनैद, इखलाक, पीलू, सबका तो मॉब लिंचिंग कर दिया गाय के नाम के ऊपर, और उनके जब कातिल बेल के ऊपर बाहर आए जमानत पर छूटकर, तो आपके लोगों ने तो उनको हार फूल पिनाए, मिठाई खिलाई उनको। आप तो पासमानदा मुसलमानों की बात करते हो, उनके घरों को आपने बुलडोजरों से उड़ा दिया। तो किस तरह का आप मुसलमानों की बात करते हो हित की? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी तो एक सबसे बड़ा जुमला ही निकल गया है ना। अब दूसरी बात उन्होंने कही थी ट्रिपल तलाक के ऊपर भी, वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं, मुझे खुशी है कि मोदी जी को, बीजेपी को मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, मगर मैं पूछना चाहूंगा, ज़किया जाफरी भी मुसलमान है,
उनके घर पे कभी गए? बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ, जिसके कातिलों को आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया, उनको इलेक्शन में टिकट दे दिया लड़ने के लिए, वो भी तो मुसलमान थी। हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल में जाना चाहती थी एग्जाम लिखने, मोदी जी आपने उनको रोक दिया, तो वो भी तो मुसलमान है। आप फिक्र करिए मुसलमान महिलाओं की। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी 20 लाख से ज्यादा, नहीं 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड में मेरा फाइनल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करिए। बहुत फिक्र है मुसलमान महिलाओं की, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये कहना है प्राची जी कि मेरी 20 लाख से ज्यादा हिंदू बहनें, हमारी हिंदू बहनें 20 लाख से ज्यादा एबंडेंट, उनको उनके पतियों ने छोड़ दिया, वो वृंदावन में बैठी हुई है, उनके बारे में भी कुछ ख्याल कर देते मोदी जी। तो आप तो खुद घर से निकले, आपको तो सिर्फ एक ही महिलाओं की फिक्र है, उनकी कौन फिक्र करेगा? मगर वारिस पठान, मुझे एक बात समझाइए वारिस पठान जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं सोचा। एक सेकंड सर, मैं आपकी बात अगर मान लूं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं सोचा, आपने कहा एकाएक प्रधानमंत्री को याद आ गई पसमानदा मुसलमानों की, याद तो आई कम से कम। आप जो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती है सरकार, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करती है, तो अब तो कम से कम पसमानदा का जिक्र कर रही है, अब तो आपको स्वागत कर देना चाहिए। आपने गलत बोला, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा। ख्याल रखा ना, मुसलमानों का बहुत ख्याल रखा। बोल दिया उनके फुट सोल्जर्स को, अगर शक भी आए कि गांव तस्करी कर रहा है, मार डालो, मॉब लिंचिंग कर डालो उसका। अगर जो जेएसआर नहीं बोले, नारा नहीं लगाया, उसको भी मार डालो, मॉब लिंचिंग कर डालो उसका भी। कोई भी नाटक करे, कानून कायदे का फिक्र नहीं करो, नोटिस निकाले बिना उसका बुलडोजर उड़ा दो घर को। किस तरह से गौ रक्षकों के साथ क्या हो रहा है, ये तो किया है उन्होंने, या गौ तस्करी के नाम पर क्या हो रहा है, तो बहुत सारे मामले हैं। अगर मॉब लिंचिंग पर जाएंगे तो मॉब लिंचिंग दोनों समुदायों में होती है। वारिस पठान जी, अभी आप पसमानदा पर आइए, पसमानदा पर चर्चा हो रही है, तो क्या गलत है? से ज्यादा मुसलमान पासमानदा है, 80% से ज्यादा मुसलमान पासमानदा है, बैकवर्ड है, ओबीसी है। छोटा सा जवाब में सही कहा कि मुसलमानों का क्या हो रहा है। मैं बोलूंगा हम तो नहीं थे सत्ता में, जो 70 साल से सत्ता के अंदर बैठे थे, मैं तो उनसे भी सवाल करता हूँ ना, क्या क्या तुमने मुसलमानों के लिए बताइए। शहजाद जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी है। पिछड़ा हुआ वर्ग है, बहुत सारे सवाल हैं वारिस पठान जी के पास, सिर्फ बात करने के लिए आप लोग बात करते हैं मुसलमानों। तब से तो खत्म हो गया किस्सा कहानी। जवाब आने दीजिए। हाँ, एक एक करके मैं जवाब देता हूं, थोड़ा से शॉर्ट में करता हूं। देखिए, उन्होंने अभी ओबामा जी का जिक्र किया, अभी इसी दौरे में इजिप्ट जो 90% सुन्नी राज्य है, उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, और वहां के ग्रैंड मुफ्ती, उस पर आपकी ग्रैंड कवरेज हुई कि वो कहते हैं कि समावेशी सोच वाले। और केवल इजिप्ट नहीं, सबसे रिलीजियस मुस्लिम नेशन सऊदी अरेबिया, सबसे प्रॉस्परस मुस्लिम नेशन बहरीन और यूएई, सबसे इमोशनली कनेक्टेड मुस्लिम नेशन पैलेस्टाइन, सबसे जो रिलीजियसली कंजर्वेटिव मुस्लिम नेशन अफगानिस्तान, और सबसे प्रोग्रेसिव एक तरीके से माना जाए मुस्लिम नेशन जहां पर पूरी दुनिया जाती है, मालदीव। ये सभी लोगों ने अपना सिविलियन ऑनर कैसे दे दिया मोदी जी को? मतलब आप कह रहे हैं कि ओबामा का स्टेटमेंट, जिन्होंने बम गिराए मुस्लिम देशों पर, वो तो मानना है, परंतु ये जो मुस्लिम देश कर उसको नहीं मानना है। चलिए, अजीब बात है। दूसरी बात, एक एक करके भाई, वारिस जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्राची जी मैंने प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के इजिप्ट के प्राची जी, इन्होंने अभी जाकिया जाफरी का जिक्र किया। ये गुजरात में पूरा कैंपेन इस नाम पर चला है। 19 में से 17 मुस्लिम बहुल सीटों में हमारी जीत हुई। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, याकूब और अफजल गुरु की पैरवी करते हो? कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कभी एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हामिद के यहाँ गए हैं ये लोग? अच्छा, ये जो हमारे खान साहब ने कहा डिवीजन के विषय में, प्राची जी एक लास्ट वाक्य, डिवीजन शिया और सुन्नी के बीच में जो राइट्स और दंगे हुए, वो तो भाजपा के आने से पहले हुए लखनऊ में। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों की बात चल रही है। मेरे साथ परवेज हनीफ है, एक सेकंड शहजाद जी, बीच में रोक रही हूं। मेरे साथ परवेज हनीफ है, प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम महज, उनकी राय ले लेते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। एक सेकंड शहजाद जी, परवेज हनीफ साहब, अगर पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है, तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये मुसलमानों के बीच में दरार लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, ये सामाजिक न्याय की बात है, उस सोशल जस्टिस की बात है जो आज 75 साल के बाद ये चैप्टर शुरू हुआ है, मुल्क की आजादी के बाद। सन 1956 में जो है वो दलित मुस्लिम की बात नहीं आई, जब सिख शामिल किए गए। 1991 में जब दलित बौद्ध में शामिल किए गए, तब ये बात नहीं आई। मैं तो ये कहता हूं कि जितने ये अशराफ, एमपीज
और ये सब पार्लियामेंट में रहे। आज तक इन लोगों ने इस इशू को हिंदुस्तान के 85% पसमानदा मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये भारतीय मूल के मुसलमान थे, इसलिए इनके साथ में अन्याय किया गया और मिल करके अन्याय किया गया। ये अशराफी सोच थी। आज भी जो है ये बहस हो रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो राजनीतिक अखाड़ा हो। जब बात पसमानदा की होती है तो मुस्लिम ले आते हैं शब्द, और जब मुस्लिम की बात होती है तो पसमानदा गायब हो जाता है, अशराफ ऊपर आ जाता है। तो आज ये अगर ये बात जो है वो मोदी जी ने कही है और इस चीज का शुरुआत देखे ठोस काम हुए हैं। 2003 में भाजपा की ही जो है जो सरकार थी उसमें सिर्फ इस बात के ऊपर जो है बहस हुई, 341 के ऊपर बहस हुई। ये पसमानदा की रही तो बहस हुई। सारे मुस्लिम को, पसमानदा मुस्लिम को, ओबीसी में और दलित मुस्लिम को सबको शामिल करके जो है वो इसमें 85% जो बना वो ऐसे नहीं बना। वो इसमें टोटल जो 60% मान लीजिए कि पिछड़ी जातियां हैं इन टोटल, तो इसमें तो दलित मुस्लिम भी इसी में डाल दिए गए। तो आज अगर ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय अधिकारिता का मंत्रालय जो है इससे कमीशन बना दिया है। कमीशन जो है वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी 2 साल का टाइम दिया है। वो दलित मुस्लिमों के न्याय की बात हो रही है। पिछड़ों को अलग से, पिछड़े की बात जहां करते हैं तो पिछड़े में जो है वो हमारे सारे जो है वो पिछड़ी जातियां। आप मान रहे हैं परवेज हनीफ साहब कि अगर ये बात हो रही है तो ये बात होनी चाहिए, ये जायज बात है, क्योंकि वाकई में जरूरत है पसमानदा मुसलमानों को सरकार के साथ। ये पहली बार सामाजिक न्याय की बात हुई। ठीक है, ये पहली बार सामाजिक न्याय का एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है शाहिद जी, बड़ा साफ साफ परवेज हनीफ जी कह रहे हैं कि अगर ये चर्चा हो रही है तो ये चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के साथ साथ काम भी होनी चाहिए। सरकार ये भरोसा दिला रही है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, पसमानदा मुसलमानों को आगे लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या इस फैसले पर किसी प्रकार के कोई सवाल होने चाहिए। ठीक है शाहिद जी। प्राची जी, आपत्ति होना अलग बात है और इंटेंशंस का होना अलग बात है। इंटेंशंस की अगर बात करें, अगर पासमानदा समाज के लिए वाकई में प्यार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पेंडिंग है आर्टिकल 341 और 342 से रिलेटेड, कि जो मुसलमान दलित हैं जिनको पासमानदा के नाम से आज कहा जा रहा है कि उनको धर्म परिवर्तन करने पे, या वो चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनको आर्टिकल 341, 342 के तहत जो दलित, जो हिंदू दलितों को अधिकार है उससे वंचित क्यों रखा गया। देखिए 1950 में कांग्रेस की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जिसके तहत मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान है उससे वंचित कर दिया रिजर्वेशन के राइट से, जो कि तमाम लोगों का हक था, जो भी दलित थे, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। तो मजहब की बुनियाद पर चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको उसके राइट से, इससे 341 और 342 से महरूम कर दिया इन कांग्रेस वालों ने। नतीजा क्या हुआ कि ये पिछले 70 साल में मुसलमान दलितों से भी निचले स्तर पर आ गया। ये तो बात सच्चाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि धर्म के आधार पर कांग्रेस ने मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया आर्टिकल 341, 342 में एक ऑर्डिनेंस ला करके। लेकिन दूसरी सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर्नाटका के अंदर उनकी गवर्नमेंट ने 4% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था, जो वहां पर दलित मुसलमानों को भी था, वो भी वहां पर खत्म किया। तो इस थैली इसके चट्टे बट्टे सब एक ही हैं, यानी हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर आरक्षण होगा, आपको लग रहा है शाहिद जी कि आरक्षण होगा तो वही एक सही तरीका हो सकता है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिलाने का। ये तो बात रही शिकायत की, लेकिन पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना ठीक है या नहीं? अगर आरक्षण होता, ठीक है सर, मुझे बस इतना बता दीजिए। आरक्षण होता तो मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर नहीं चले जाते। ठीक है, अगर आज भी आरक्षण होगा तो ये बेहतरीन कदम होगा और ये सैल्यूट करने वाला कदम होगा। लेकिन इनका सिर्फ चुनावी जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था। और आ रही हूँ शहजाद, इनकी जो हकीकत है, इनके जो पुराना है, शहजाद इस पर जवाब दें। उससे पहले कासमी साहब है, मुझे एक कमेंट कासमी साहब से लेने दीजिए। कासमी साहब, अभी जो चर्चा पसमानदा मुसलमानों की चल रही है, या जिस तरीके से ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये चर्चा जायज है या सिर्फ एक ये चुनावी शगुफा है? देखिए प्राची, ये चुनावी शगुफा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बनारस से चुनाव लड़के आए हैं, और जब वो 2014 में बनारस से लोकसभा के एमपी बने, और वहाँ बुनकर समाज चूँकि मुसलमानों में पसमानदा भी है और एक बड़ी तादाद में है, तो 2014 की सरकार आने के फ़ौरन बाद बुनकरों की बात को लेकर के
प्रधानमंत्री जी ने एक बाकायदा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से बुनकरों के लिए योजनाएं चलवाई और सारी चीज़ें उस वक्त आई थी सामने, तो इसलिए शगुफा तो मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा। दूसरी एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सामाजिक और सियासी एतबार से तो सब लोग कमेंट्स कर ही रहे हैं। जो मुसलमानों का पसमानदा समाज है वो मजहबी एतबार से भी पसमानदा रहा है। और जो ये इशराफ लोग हैं, मुझे अफसोस इस बात का है प्राची कि हमारे चैनल पर अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, कई लोग उसमें पसमानदा नहीं हैं, बड़े लोग हैं, तो इसलिए उनको ये बातें हजम नहीं होंगी, वो हा हुल्ला करेंगे। मजहबी एतबार से भी जो अशराफ और अफजल लोग हैं, उन लोगों ने पसमानदा मुसलमानों को मजहबी गद्दियाँ भी लेने नहीं दी। इसलिए मजहबी एतबार से भी जिस भी संगठन को आप उठा के देखेंगे, जमीयत उलमा से आप शुरू हो जाइएगा और किसी भी मज़ार, ख्वाजा अजमेरी के मज़ार पर चले जाइए, ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मज़ार पर चले जाइए या मरकज़ निज़ामुद्दीन चले जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पसमानदा मुसलमान का कोई बड़ा आदमी नहीं मिलेगा। वहाँ अशरफ और अफजल और आला, ये सादात, ये शुयूख और ये पठान लोग बैठे हुए होंगे। तो ये मैं कहता हूँ कि मजहबी एतबार, मैं कहता हूँ आप मोदी पर बात ही मत करिए, आप मोदी जी की बात को मिसाली मत बनाइए। मैं तो सिर्फ मुसलमानों को लेकर इतनी बात करना चाहता हूँ कि मजहबी, समाजी, सियासी सब लोग इकट्ठा होकर मुझे बता दें, क्या उन्होंने मजहबी एतबार से भी पसमानदा मुसलमान को तस्लीम किया कि नहीं। अगर किया है तो दारुल से लेकर के, जमीयत से लेकर के मरकज़ तक कितने पसमानदा मुसलमानों को इन्होंने हिस्सेदारी दी है। अच्छा, बातें तो बड़ी बड़ी होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की मिसालें क्या मुसलमान, अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे, शायद समाजवादी से उनका ताल्लुक है, कि ये दराड़ है, मुसलमान तो इत्तिफाक में यकीन रखता है, इत्तिहाद में यकीन, मैं सब ये बातें मान लूंगा, लेकिन जब इनकी बात की सच्चाई मानूंगा कि जब सादात भी किसी नाई को अपनी बच्ची का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाए और किसी अंसारी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाए, ये सब बातें जो है दिखावा है, सब बातें जो है वो फ्रॉड है। ठीक है कासमी साहब, इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी, वारिस पठान जी से भी इस बात पर जवाब लूंगी। शहजाद, आपके पास भी लौटूंगी, बीच में रोक रही हूँ आपको कासमी साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पसमानदा मुसलमानों को मुसलमानों ने कितनी तवज्जो दी है, इस पर तो मैं चर्चा करूं, लेकिन शहजाद जी, जो एक मुद्दा उठा था मुस्लिम आरक्षण को लेकर, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए, सरकार का स्टैंड बता दीजिए, क्योंकि शायद जी ने चिंता जाहिर की कि अगर इतने ही आप लोगों की मंशा अच्छी थी तो आपने कर्नाटक में वो खत्म करने की बात क्यों कही। हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं इसके पीछे की बेईमानी आपको बताना चाहता हूं। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, ये आंबेडकर जी की परिकल्पना के खिलाफ है, इसको छोड़ दीजिए। ये पसमानदा समाज के साथ कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि पसमानदा समाज में कौन आता है, जुलाहा, धोबी, घोसी, इदरीसी, सैफी, ये सारे लोग आते हैं जिनको ओबीसी लिस्ट में वैसे ही आरक्षण मिला हुआ है। पर जो शेख है, जो सैयद है, जिनको नहीं मिलता है आरक्षण क्योंकि वो अगड़ी पैमाने पर है या वो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो इस प्रकार से पसमानदा का एक बहाना लेते हुए किस प्रकार से उनका अधिकार मारते हुए आरक्षण चाह रहे हैं, इसका ये एक प्रमाण है। मतलब कि पसमानदा समाज जिसको ओबीसी लिस्ट में वैसे ही मिल रहा है, उनका अधिकार मारकर किस प्रकार से अब ये फिर से उस 15% को मिल जाए और ये 85% के साथ अन्याय हो, ये उनकी पूरी साजिश है। तो ये न केवल आंबेडकर जी के विचार के खिलाफ है, परंतु ये पसमानदा समाज के भी खिलाफ है मूलतः। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी ओपनिंग स्टेटमेंट अजीज खान साहब का था कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता मुस्लिमों में। देखिए, एक एक करके बात रखते हैं प्राची जी, कृपया करके। प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड काउंटर कर रहे थे, बोलिए आप। हाँ, अभी अजीज खान जी का ओपनिंग स्टेटमेंट था कि मुसलमानों में बड़ा छोटा ऐसे कुछ नहीं होता, पर शाहिद साहब ने क्या बोला कि देखिए, हमें SC ST, हम मुस्लिम है पर SC ST भी है और इसके खिलाफ ऑर्डर आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और हमें अलहदा रख दिया गया, उसको हटा दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मतलब कि धर्मांतरण करने के बाद भी अगर हिंदू मुस्लिम बनता है और वो SC ही रहता है, तो जो वादे देकर आप धर्मांतरण करा रहे हैं कि यार आपको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो गलत है। मतलब कि धर्मांतरण विरोधी कानून का आप समर्थन कीजिए। जो धर्मांतरण को रोकने वाले कानून हैं, जिसमें कि झांसा देकर कि आपकी जाति मिट जाएगी, आप सब एक समान एक पटल पर होंगे, ये झांसा देकर जो धर्मांतरण करवाया गया, ये आपने स्वयं स्वीकारा है शाहिद जी कि ये गलत है, ये नहीं होता है। मुस्लिम SC ही रहता है, मुस्लिम ST ही रहता है धर्मांतरण के बाद। तो बोलिए, धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध क्यों करते हैं? ये जो दोहरे मापदंड हैं, दोहरे मापदंड पर तो जवाब देना होगा ना, जो शहजाद जी कह रहे हैं, जो शाहिद जी ने कहा और जो आपने शुरू
शुरुआत में ही कहा था कि मुसलमान मुसलमान होता है, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, किसी भी तरीके से कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं होता। देखिए प्राची जी, जब इनसे सवाल किया गया, अभी पूछा 341 और 342 के बारे में, आरक्षण के बारे में, तो ये झांसा बता रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहे हैं कि मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए हैं दलित समाज से या दूसरे समाज से, वो झांसा दे करके हुए। ये कहीं ना कहीं इनके मन में इनकी सोच कैसी है। एक बात आप समझिए, हम मानते हैं कि अचानक आपके मन में हमदर्दी तो आपने, अब वो दलित अभी भी हैं, मुस्लिम बनने के बाद भी दलित हैं। नो शहजाद, नो, मुस्लिम बनने के बाद भी दलित है वो। नहीं, फिर ब्रदरहुड कहां से हुआ? प्लीज आप मुझे बोलने दें। ब्रदरहुड कहां से हुआ फिर? यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो जिसने मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया, वो झांसा दे करके आया है। आपके हिसाब से ये बीजेपी का स्टैंड है कि झांसा दे करके मुसलमान बनाए गए? एक बात, ये आपकी सोच है, मैं आपको कह रहा हूं। वाकई में अगर वाकई में हमदर्द है, तलवार की नोक पे भी हुए हैं। 342, अरे सुनिए ना, अरे एक मिनट, अरे भाई उसमें बिल लाइए ना, 341 342 पे खत्म करिए उसे। आप हमदर्द है ना, उसमें ज्यादातर पसमानदा समाज के लोग हैं, आप खत्म करिए, उनको आरक्षण मिले। एक बात। दूसरी बात, अभी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि साहब हम बहुत हमदर्द हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। हम मानते हैं आप हमदर्द हैं। आप मुसलमानों के हितों में आपने काम क्या किया, जरा पहले बताइए। आप अब तक आपने क्या क्या काम किया? 9 साल हो गए। पहली बात, एक सवाल का जवाब दे। दूसरा, आप क्या क्या करेंगे मुस्लिम समाज के लिए? जो हमदर्दी आपके मन में जग रहा है, क्या करेंगे उनको? क्या मॉब लिंचिंग और बढ़ा देंगे? अजीज खान जी, देखिए आपके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। आप तो कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती सोच है भारतीय जनता पार्टी की। आप तो मुसलमानों के लिए बेहतरी सोचते हैं। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आप बता दीजिए आपने कितनी बेहतरी कर दी मुसलमानों की, या कितने पसमानदा मुसलमानों की हालात आपने सुधार दिए? देखिए प्राची जी, हम समाजवादी लोग सवाल हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अरे सर, अभी आपको मुसलमान याद आ रहे हैं? नहीं, एक सेकंड अजीज खान जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं सवाल आपसे अगर पूछूंगी आज को लेकर, आप कल का जवाब देने लगेंगे, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। अरे भाई एक मिनट भाई, अगर हम चिंता करने बैठे हैं पसमानदा मुसलमानों की, तो पहले पसमानदा पर बात करिए। बोलिए। अरे मैं आ रहा हूँ ना, हाँ आइए ना सर, आगरा घुमाइए, इतना समय नहीं रहता। अरे सुनिए ना, आगरा एक्सप्रेस वे पे पसमानदा मुसलमान और मुसलमान दोनों नहीं चलता है। आप मुझे बताइए, जो काम हमने किए हैं, क्या उसमें सारे मुसलमान और हिंदू सब लोग नहीं इस्तेमाल करते उसको? या आप कैटेगराइज क्यों करते हैं? कैटेगराइज आपने किया। अब सुनिएगा, समाजवादी पार्टी के लोग, सुनिए ना, समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते, मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं अलग करते, हिंदुओं को हिंदुओं से नहीं अलग करते। ये फिर कहां से अलग करना हो गया अजीज खान जी? मैं आपसे ही पूछ लूंगी, इसका जवाब आपके पास है नहीं। एक सेकंड, आपने कहा कि एक्सप्रेस वे पर मुसलमान चढ़ते हैं, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। ऐसे तो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का भी है। स्वच्छ भारत योजना में 11 करोड़ शौचालय बने, 3 करोड़ मुस्लिमों को लाभ मिला। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ गैस सिलेंडर थे, 2.8 करोड़। तो सर ये एक सेकेंड अजीज खान जी, गुमराह मत करिए। तो ये संवैधानिक हक तो आपकी सरकार में भी था कि वो सड़क पर चलेंगे, संविधान ने दिया है। तो वो हक तो आपकी सरकार में भी था। संविधान ने दिया है ना, रोड पर अरे तो वो तो आपकी सरकार में भी था, वो तो आपकी सरकार में भी था। आपकी सरकार में रूल अलग है क्या? मुसलमानों के लिए सड़क अलग बनती क्या? ये मुसलमानों के लिए क्या काम करेंगे बताएं? ये मुसलमानों के हित में क्या काम करेंगे? सर, दूसरों की जिम्मेदारी पूछने से पहले अपनी जिम्मेदारी बता देते तो बेहतर होता है। आपस में नफरत का अब रुक जाइए, माहौल पैदा कराएंगे, यही मकसद है इनका। अब रुक जाइए सर, अपना भी बता देते आपकी क्या जिम्मेदारी है। ये अच्छा आपने नियम बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वो संविधान में अधिकार है। सड़क पर अगर कोई चल रहा है तो वो आपकी सरकार की विशेषता है। बड़ा खूब आप डिफाइन कर रहे हैं अजीज खान जी। अब आ जाइए वारिस पठान साहब। मजा आ गया। अभी कासमी साहब ने जो कहा कि चलिए सरकार की तो छोड़ दीजिए, सरकार पर आप आरोप लगाते रहिए कि केंद्र सरकार किस तरीके से या बीजेपी की सरकार किस तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। मुसलमानों ने पसमानदा को क्या दिया, यह भी तो चर्चा का विषय है। आज कम से कम पसमानदा का नाम तो सामने आ रहा है, चर्चा तो हो रही है टीवी चैनल्स पर। ये हमसे सवाल है, चर्चा ही तो हो रही है। और कर क्या रहे हैं मुसलमानों के लिए या पसमानदाओं के लिए? 2014 जब से मोदी जी सत्ता में आए, बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तो मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत इतनी फैला दी, एक जंग जैसी छेड़ दी है। इनको खाने पीनों से नफरत,
इनको उनके पैरने ओढ़ने से नफरत, इनको उनके लाउड स्पीकर से नफरत, मदरसों से नफरत, इनको हिजाब से नफरत। तो नफरत ही नफरत तो उन्होंने फैलाया। किया क्या? मैं क्यों बोलता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करी, और ये मोदी का चुनावी जुमला है, पासमानदा मुसलमान। और ये अब महाराष्ट्र में तो उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है आज की तारीख में। मुंबई की उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर जो मुसलमानों के अंदर बैकवर्ड क्लास है उनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं देती है सरकार? चलिए बताइए मेरे को। अरे वारिस पठान, मेरे बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा हूं, मेरी बेटी के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जो चाहते हैं कि उनका भी बच्चा पढ़ लिख कर आगे IPS IAS ऑफिसर बने और राज्य के अनेक दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का, राज्य का नाम रोशन करे। मगर मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है, करना कुछ नहीं है इनको। अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जैसा बताया, तो मैं कहूंगा सही बात, मुसलमानों को सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमानों का 90% वोट तो चाहिए इनको, मगर करना कुछ नहीं है। मैं अब सब बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी के साथ सुन रहा था। बदतमीजी नहीं चलेगी। प्राची जी का शो है, प्यार से बात होगी, प्यार से बात होगी। वारिस भाई, जब प्यार से बात हो ही रही है तो भाई एक ये सवाल बोल रहा का था जवाब कि और उनको दे मिर्ची दीजिए। लग गई तो आप बीच में फिर उन्होंने मोदी मुझे सरकार टोका। पर चले गए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो स्पेसिफिक ये था कि मोदी सरकार ने तो चलिए मान लिया आपके लिहाज से कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया पसमानदा लोगों को आगे लाने के लिए, ये बता दीजिए जो कासमी साहब पूछ रहे थे। अरे देखिए, वही तो आपको बोल रहा हूं, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं तो उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं कि जिनके माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा पढ़ लिख के करे। तो मैं तो खुद सामने से बोल रहा हूं। अरे ये लोगों का आपस में काम है डिवाइडेड। अब मैं बोलूंगा चलो 6% ब्राह्मण भाइयों के पास पूरी जायदाद है देश की, दूसरों के पास नहीं है, तो क्या करेंगे? अरे इसीलिए तो मुसलमान पिछड़ा रह गया, क्योंकि इनको फिक्र है यादवों की, जाटों की, सबको, समाजवादी को। मुसलमानों की फिक्र नहीं है। अरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं आपके डिबेट पर, उन्होंने क्या बोल दिया, हमने तो मुसलमानों को भी दिया ना वहां पे चलने का अधिकार, ले लो चलने का, नहीं चलेंगे वो हाईवे पे भी। अब क्या समाजवादी ने अधिकार दिया मुसलमानों को चलने का? बताओ चलिए क्या कर लिया समाजवादी ने मुसलमानों के लिए? दूर की बात छोड़ो, आजम खान के लिए क्या किया आपने? आजम खान बेचारे इतने वर्षों से जेल के अंदर थे, 12 यूनिवर्सिटी भी चले गए उनकी। इसीलिए देखिए, बोलने की बात अलग है, खान साहब मेरे दोस्त है, मित्र है, मगर मैं उनकी पार्टी के जो विचारधारा है उसका टोटल खिलाफ हूं। कभी मुसलमानों को आगे नहीं आने देंगे, ये याद रखना। ना सियासत में आगे आने देंगे, ना एजुकेशन में आगे आने देंगे, ना धंधा व्यापार में आने देंगे। इतना कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ आज देश के अंदर उल्टा सीधा। अखिलेश यादव कभी बोलते नहीं, जुबान नहीं खोलते, क्योंकि वो वोट चले जाएंगे। वो वोट की फिक्र में इन वोटरों को खत्म, इनका वोट लो, अपना काम बनता, इलेक्शन के बाद भाड़ में जाए देश की मुसलमान जनता। यही डायलॉग, यही काम करती आई है आपकी भी पार्टी। अजीज खान जी, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी पार्टी ने भी मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया, समाजवादी ने तो नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया आपने मुसलमानों के लिए। देखिए, वारिस पठान ईमानदारी की बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है, और जो बीजेपी सोचती है वही ये सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वो लड़ाने भिड़ाने की बात करती है, नफरत की बात करती है, आपस में खाई बढ़ाने की बात करती है, वही एमआईएम करती है। तो एमआईएम और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों का काम है कि नफरत का माहौल गर्म करो और नफरत को पैदा करके आपस में वोट लो। तो इसमें ये वारिस पठान की गलती नहीं है, सच्चाई है, इनकी पार्टी का स्टैंड है कि देश का माहौल गंदा करो। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी संविधान पर विश्वास रखती है, और संविधान में जो बात करा तो लोगों को मिला है, लोगों को दिया गया है, वो उस पर यकीन करती है, और वो चाहती है संवैधानिक तरीके से लोगों को लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। प्राची जी बोलिए, बोलिए वारिस जी, जल्दी से बोलिए। प्राची जी, आप बी टीम में भारतीय जनता पार्टी सामने क्या हुआ? मैंने देश के मुसलमानों के हित की बात की, उनके हक के लिए बात की, तो आज जब समाजवादी पार्टी की नज़र में मैं बीजेपी की बी टीम बन गया, बीजेपी का एजेंट बन गया। अरे आप मुझे बीजेपी की बी टीम बना दो, ए से जेड तक की टीम बना दो अजीज भाई, मगर वारिस पठान हक इंसाफ के लिए लड़ता था, लड़ता रहेगा। हम हर माइनॉरिटी के लिए लड़ते रहे, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, सबके लिए लड़ेंगे। पठान जी ने कहा मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आरक्षण नहीं मांग रहा, मैं उन लोगों के लिए मांग रहा हूं जिनको वाकई में जरूरत है और ये सरकार नहीं दे रही। प्राची जी, आपने सवाल ये किया था कि जो अशराफ मुसलमान हैं, अफजल मुसलमान हैं, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए क्या किया, और ये उसका जवाब नहीं है जो इन्होंने दिया है, ये जो आप मुझे बता रही हैं।
मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये सारे पैनलिस्ट, ये जितने भी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर दिमाग में ये गलतफहमी है कि मोदी जी सब कुछ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी निकाल दें। मोदी जी ने पूरी जितनी भी योजनाएं हैं, पूरी कोशिश ये रही है हमेशा से कि वो ग्राउंड पर जो उसकी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो पहुँचे। और मोदी जी ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, आज कानून लाने के बाद बात की है। मोदी जी अगर आज पसमानदा की बात कर रहे हैं तो बुनकरों के लिए योजना लाए हैं। आज हुनर हाट का मेला पिछले 10 साल से देश में लग रहा है, सरकार लगा रही है। और हुनर हाट यानी वही लोग आएंगे पसमानदा मुसलमान जो पीतल का, लकड़ी का और हाथ से काम कर करके अपने रोजी रोटी कमाते हैं। मोदी जी ने पहले किया है, बाद में वो देश को बता रहे हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी और इस चीज़ की ज़रूरत है। पसमानदा लोगों के लिए काम हो रहा है, होता रहेगा। अब पसमानदा वंचित नहीं रहेगा। ना मोदी जी को कल वोटों की फिक्र थी, ना मोदी जी को आइंदा वोटों की फिक्र है। इसलिए वोटों की बात तो छोड़ दी जाए। फिक्र यह है कि देश का हर नागरिक, पसमानदा से पसमानदा नागरिक आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा, नागरिक बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। उसी सोच पर काम हो रहा है। उसमें मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और देश के 125 करोड़ की जनता से ज़्यादा के जो लोग हैं वो हैं। सबका विश्वास, सबका विकास, सबकी तरक्की और सारी योजनाएं सब तक पहुंच रही हैं। लेकिन मोदी जी ने हकीकत दुनिया को बताई है कि जो अशरफ मुसलमान हैं, जो आला मुसलमान हैं, उन्होंने पसमानदा मुसलमान को आगे नहीं जाने दिया। ये हकीकत थी मजहबी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, सामाजिक एतबार से भी, और हकीकत रहेगी। और मुझे पूरी 100% उम्मीद है कि पसमानदा समाज मोदी जी के लिए खड़ा है और मोदी जी पसमानदा समाज के लिए ये खड़े हैं। सवाल था और हारिस पठान इस जी बार आपसे, जो है खास पसमानदा आपने समाज पूछा जो है था, वो जिसे अशरफ आप के बराबर बड़ी, में जाकर के खड़ा होगा। खूबसूरती के साथ आरक्षण पर ले गए। पासमानदा तो खड़ा है, पासमानदा मुसलमान तो बेचारा खड़ा है मोदी जी के साथ, लेकिन मोदी जी नहीं खड़े हैं पासमानदा के साथ। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। खड़े हैं, पासमानदा तो बेचारा खड़ा है, लेकिन मोदी जी कहाँ खड़े हैं? मोदी जी भी खड़े हैं। रिजर्वेशन अरे भाई, आप जो है, आपको तकलीफ क्यों है? क्योंकि आप तो अशरफ हैं, खड़े हैं, आपको तकलीफ हो रही है पसमानदा मुसलमान के आगे जाने की। आप तो अशरफ हैं। अरे आप तो पठान मुगल सैयद है ना, तो आपको तकलीफ है कि अंसारी आगे जाएगा, मलिक आगे जाएगा, सैफी आगे जाएगा, गुजर आगे जाएगा। आप तो पठान हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है इस बात से। आपने पूरी डिबेट में एक भी बात का जवाब सही नहीं दिया, क्योंकि आप अशरफ से आते हैं और आपका दिल छिल रहा है इस बात से पसमानदा मुसलमान आगे जाएगा। अरे आप सोच लो ना इस बात को। आप अशरफ हैं, एक भी जवाब हम तो चाहते हैं कि तमाम मुसलमानों का काम, हम तो चाहते हैं तमाम मुसलमान आगे बढ़े, देश का दलित भाई आगे बढ़े, देश का हम तो चाहते हैं तमाम देश का हमारा दलित भाई मुसलमान भाई आगे बढ़े। मगर चाहते नहीं आप जैसे लोग मोदी के साथ तलवे चाट रहे हैं। क्या आप जैसे लोगों को मोदी जी थोड़ा दे देते, आप उनके गुण गाने लग जाते हैं। मौलाना आप तो शर्म करो, आपको क्या तकलीफ, शर्म करो मौलाना, शर्म करो। आखिरत में हशर के मैदान में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, झूठ बोलने की बुनियाद गिरेबान पकड़ के सवाल करूंगा तुम्हारे से। अच्छा चलिए ठीक है, सरकार से सवाल है, शहजाद जी को चर्चा में ले आती हूँ। हशर के मैदान में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, ऐसा टाइट, ऐसा टाइट पकड़ूंगा। पर्सनल नहीं होते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं सर। टाइट गिरेबान पसमानदा पर चर्चा हो रही है, पसमानदा पर ही कर लेते हैं। जैसे लोगों ने कौम को बदनाम किया, कौम पे जुल्म किया। ठीक है, कौम पर जुल्म हो रहा है, कौम पर जो कुछ माहौल बन रहा है, पकड़ूंगा गिरेबान टाइट। एक सेकंड जी, 1 मिनट का टाइम मुझे भी दीजिए। हमारे बस के नहीं है, पर्सनल नहीं। अरे तुम्हारा बस के नहीं, तो यहाँ भी पकड़ लो। शहजाद जी को स्टैंड, शहजाद जी का स्टैंड आने दीजिए। बोलिए शहजाद जी, मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। शाहिद अरे नीचे थोड़ी बोल रहा हूँ, हशर के मैदान में पकड़ूंगा झूठ बोलने के लिए इनका गिरेबान। देखिए, प्राची जी आपका संरक्षण चाहता हूँ मैं। बोलिए बोलिए शहजाद जी, बोलिए। 20 सेकंड मात्र। प्राची जी, दो छोटे छोटे पॉइंट प्राची जी, मैं कहता हूं बाकी इधर उधर की बातें छोड़ देते हैं। मुसलमानों की स्थिति गुजरात में बनाम मुसलमानों की स्थिति पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में, कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लो। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लिटरेसी, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर, 2010-11 से जब मोदी जी की वहां पर गुजरात में सरकार थी, तब से लेकर आज तक हर पैरामीटर पर गुजरात का मुसलमान वेस्ट बंगाल और हैदराबाद के मुसलमान से हर पैमाने पर आ गए। ये हकीकत है, आप इसको वेरीफाई कर दो। इंडिया टीवी एक इस पर विस्तृत शो भी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, नफरत की बात कर रहे हैं। अरे नफरती बातें देखिए, अभी ये गए थे उद्धव सेना के साथ, उद्धव सेना के साथ समाजवादी पार्टी बैठी थी। उद्धव सेना के नेता संजय राउत कहते हैं मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। अरे भाई, इससे बड़ी बात कोई कह सकता है मुसलमानों के विषय में? और आप उद्धव सेना के साथ बैठे हुए हैं, नफरत की बात कौन कर रहा है भाई? और तीसरी बात देखिए, आते आते वारिस जी के मुंह पर बात आ ही गई। 3 तलाक ले लिया, हमारा लाउड स्पीकर ले लिया, हिजाब ले लिया। अरे भाई, लाउड स्पीकर, हिजाब, 3 तलाक पर फैसला तो कोर्ट ने दिया।
तो क्या कोर्ट मुस्लिम विरोधी है क्या? और 50 मुस्लिम देश है जहां पर 3 तलाक नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी तो कोर्ट शहजाद। ने फैसला दिया है कि 5% रिजर्वेशन तो मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर महाराष्ट्र में क्यों नहीं देते रिजर्वेशन? चलिए बताइए मेरे को। चाहते नहीं है मुसलमान पढ़ लिख के आगे बढ़े, चाहते नहीं शाहिद जी, आ रही हूं आपके पास गवर्नमेंट हो जाए, एक चाहते सेकंड नहीं में मुसलमान देखिए इस पे मैं आना साथ चाहता करने से हूं। एक सेकंड आगे बढ़े, देश की तरक्की में हाथ प्राची जी, डाले। इस पर मुझे बीजेपी जवाब हमेशा देने से मुसलमानों को ये क्या है, प्राची जी, मुझे इसीलिए आज इस पर कोई जवाब एक देने सेकंड MP है, वारिस पठान जी, प्लीज BJP एक सेकंड रुक जाइए। शहजाद जी, शहजाद जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। शाहिद जी इसमें कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शाहिद अली जी, शहजाद पूनावाला ने बताया कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है, और ये भी बताया कि आरक्षण के पीछे का मंसूबा आप लोगों का क्या है, अगर आप लोग आरक्षण की बात करते हैं तो। मुझे जरूरी इसीलिए हो गया, शहजाद जी की बात का जवाब भी दूंगा और समाजवादी पार्टी की बात का जवाब भी दूंगा। थोड़ा मुझे धैर्य पूर्वक 2 मिनट दे दीजिए बस। बोलिए बोलिए। जो इन्होंने कर्नाटक में रिजर्वेशन खत्म करने की वजह बताई मुसलमानों को 4%, ये कहा कि साहब ये ओबीसी के लिए नहीं था, मुसलमान ओबीसी के लिए नहीं था। तो फिर ये पासमानदा समाज के नाम पर जो आप हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटना चाहते हो, पासमानदा समाज मुसलमान का तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है देश के अंदर। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है 27% रिजर्वेशन है। तो फिर ये अलग से आप पासमानदा का नाम देके आपकी इंटेंशन सिर्फ मुसलमानों को अशरफी और ये दूसरा पासमानदा के नाम पर बांटना चाहते हो। अगर आपकी इंटेंशन वाकई अच्छी है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा। आप हटाइए आर्टिकल 341, 342 से जो कांग्रेस से काला अध्यादेश लेके आई थी, उसको हटाइए। दूसरी मैं समाजवादी पार्टी की बात का मैं कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने 2012 का इलेक्शन बहुत मार्जिन से जीता था। इस बात के साथ जीता था, अपनी मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को उनके अनुपात के, उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देंगे, यानी 19.4% रिजर्वेशन देंगे। बाद में इलेक्शन जीतने के बाद क्या किया? बाद में आजम साहब को आगे किया और क्या कहा कि साहब हमने तो वैसे ही कह दिया था, ये हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने उसके बाद में इनको लीगल नोटिस भी दिया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जो अब मरहूम है, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश जी को और ये आजम खान साहब को, कि आपने लोगों के साथ धोखा किया। दरअसल समाजवादी पार्टी सीधी धोखा करती है। इस हकीकत बात तो यह है, इस देश के अंदर हमें तमाम लोग लूट ही रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एक बात और समझा दीजिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी हो। सिर्फ जुमले मिलते हैं, जुमले के अलावा कुछ नहीं मिलता है। का जिक्र करना, एक सेकेंड सर प्लीज, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना दरअसल मुसलमानों को बांटने जैसा है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। कैसे बांट दिया या कैसे दरार आ गई मुसलमानों में, अगर किसी ऐसे वर्ग की बात कर दी जो वाकई में जरूरतमंद है। ओबीसी का रिजर्वेशन ऑलरेडी है, मैं बता रहा हूं, ओबीसी का रिजर्वेशन ऑलरेडी है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, जिसमें तमाम पासमानदा मुसलमान आते हैं। तो जब ऑलरेडी पासमानदा मुसलमानों के रिजर्वेशन है, तो जो माननीय वीपी सिंह साहब ने किया था, तो अब इसमें आज की डेट में एक नाम लेके आना, पासमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है शाहिद जी? अगर पासमानदा का जिक्र आ रहा है तो पासमानदा अगर आरक्षण के बाद भी अगर उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई है, सरकार कुछ बेहतरी करना चाहती है, तो आपत्ति क्या है? निकलता है, आपको सूरज पूरब से नहीं ईस्ट से निकलेगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? किसने कह दिया? पूरब से ही निकलेगा, किसने कह दिया? मुझे लगता है शायद जी आपको समझने में थोड़ी गलती हो रही है, आपको समझने में थोड़ी गलती हो रही है। आरक्षण के बाद भी अगर पासमानदा को नहीं मिल पाया, वो सामाजिक तौर पर आगे नहीं बढ़ पाया, चर्चा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, आप इतने ही अगर हिमायती हैं मुसलमानों के, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए सर, कि कम से कम चर्चा तो हो रही है। इसमें दरार जैसा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। शहजाद जी जवाब दे दीजिए इस बात का। आप कुछ भी करें, आपके ऊपर एक टैग है कि आप मुसलमान विरोधी हैं। एक सेकंड शाहिद जी, हम स्वागत करेंगे, शाहिद जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। आप मुसलमान विरोधी हैं, आप पर ये टैग है, कैसे हटाएंगे सर? प्राची जी, मुझे बोलिए बोलिए शहजाद जी। इस समय पर 10,000 मुसलमान मारे गए हाशिमपुर, भागलपुर, मीरठ, मलियाना में, और आज वो दंगों की संख्या लगातार कम हुई है और उस प्रकार के दंगे नहीं होते, और वो मुस्लिम विरोधी है, और वो 7 मुस्लिम देश हमें ऐसे ही खामखा अवार्ड दे रहे। पर ये विषय नहीं है। अभी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, प्राची जी, उन्होंने, शाहिद जी ने अभी स्वीकारा है कि पसमानदा जो गरीब होता है, जो डिजर्व करता है रिजर्वेशन, उसको ओबीसी में मिल रहा है। तो फिर मुस्लिम आरक्षण की सेपरेट जरूरत ही क्या है? मतलब कि आपको अमीर सैयद को देना है, आपको अमीर जो अशरफ समुदाय के उनको देना है। और मैं इसलिए पूछता हूं, एमआईएम के, ये तो मुस्लिम पार्टी है ना एमआईएम, उसका अध्यक्ष कोई पसमानदा बना है क्या? पूछ लीजिए वारिस पठान से कि हिम्मत है क्या कि वो बनाएंगे किसी पसमानदा समाज के व्यक्ति को उसका अध्यक्ष? नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी पूरी सोच रही है कि 85% का 15% कैसे सारा अधिकार मार ले, यही उनकी सोच है।
जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी, एक छोटा सा जल्दी से जाते जाते। गुलाम अली खटाना है, गुर्जर समाज से। यही आज सवाल की आपसे तारीख कासमी में साहब भाजपा भी वाले पूछ रहे सबका थे। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं ना। सुनिए 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 सुनिए, बोलिए, सबका बोलिए। साथ, आप सबका बताइए प्रयास, पसमानदा सबका को कब अध्यक्ष बना रहे हैं? विश्वास, सबकी बात कर रहे हैं ना ये मोदी जी। पसमानदा बताओ मेरे अध्यक्ष कब होगा को, ओवैसी की कितने पार्टी का? मुसलमान एमपी है तुम्हारे पास आज की तारीख में पार्टी? अभी देखो अच्छी बात नहीं है, दूसरे चैनल पे भी बैठेंगे, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। हाँ, खामोश। अरे भाई साहब, कितने हम तो मुसलमान वैसे ही मेंबर ऑफ बदनाम है पार्लियामेंट ना। है तुम्हारी आप बता पार्टी दो में? चलिए पसमानदा बताइए, अध्यक्ष कब एक बना भी रहे नहीं। हैं? कितने मुसलमान एमएलए हैं तुम्हारी हाँ, पार्टी में? समाजवादी बताइए। पार्टी बनाएगी। अरे बदनाम है तो फिर RJD क्यों भाषण बनाएगी, अगर आप तो ना मुसलमानों की MIM फिक्र करने बनाएगी, के ना लिए? कांग्रेस बनाएगी, देखो सही बोल ना आप दिया, बनाएगी, ना NCP सही बनाएगी, बोला ना TMK बनाएगी। शहजाद पूनावाला ने, ये हकीकत है सही इनकी। बोल दिया कि हम तो ऐसे ही बदनाम हैं, हम कुछ नहीं भी करेंगे तो बदनामी का ठिकरा लेंगे, और 2024 में मोदी जी को पब्लिक इसी बदनामी के ठीक है साए वारिस में। अरे पठान जी, आपके लेकिन बदनाम आप करने लोगों से ने थोड़ी कितना बदनाम उनको हो रही है, अधिकार उनका दे दिया, इस बदनाम सवाल हो का दिया। जवाब आना भी जरूरी था। बहरहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।